हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोरोना से डरोना की मुहिम में, जिसे हम लगातार आज हमारा 18वां दिन है। और न जाने इस 18वें दिन में हम कितने हजार लोगों को इसका फायदा पहुंचा चुके हैं और कितने हजार लोगों के सवालों के जवाब दे चुके हैं। जिस सही सही जवाबों के माध्यम से, सही सूचना के माध्यम से न जाने कितने लोगों की जान बची होगी, कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होने से बचे होंगे। तो इसी इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस मुहिम को भारत के कोने कोने तक ले जाने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। आप रोजाना हमसे जुड़ते हैं, रोजाना अपने सवाल और अपने द्वारा लोगों के सवाल हम तक लाते हैं, और डॉक्टर से माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब हम आप लोगों तक, आपसे जुड़े कई हजार लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से कोरोना से डरोना की मुहिम में डॉक्टर मुकेश बैरवा का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एम्स ऋषिकेश से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वी आर वेलकम यू सर फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र कुमार सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आई ऑल्सो वेलकम टू यू सर, एंड आई वांट कि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो विल स्टार्ट विद यू सर। थैंक यू सो मच कामिनी। और मैं वापस से आज एम्स ऋषिकेश का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार 18वां दिन हमारे को उन्होंने सोसाइटी के लिए डेडिकेट करने के लिए परमिशन दी। और आज मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे वीकेंड स्पेशलिस्ट, हमारे जो डॉक्टर मुकेश साहब है वो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं और हमारे वीकेंड स्पेशलिस्ट हैं। तो सिर्फ वीकेंड पर ही डॉक्टर मुकेश साहब से मुलाकात होती है। डॉक्टर मुकेश साहब जो हैं, मैं उनका परिचय दूं, वो जब से कोरोना भारत में आया है पहले दिन से इस विषय पर संगीन रूप से कार्य कर रहे हैं। एम्स की जो इस पे टास्क फोर्स है उस पे काम कर रहे हैं। चूंकि वो इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है जब भी हम किसी ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो फैलती है, चाहे वो एयरबोर्न हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कुछ भी हो। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर मुकेश साहब का कि आज अपना कीमती वक्त वो हमें दे रहे हैं। पूरा दिन पेशेंट्स की लाइन को हैंडल करने के बाद अब हमारी कॉल्स की लाइन को वो हैंडल करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अब मैं कामिनी से निवेदन करूँगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको इंटरेक्ट कराएं। अजीत जी को, रजत जी को, चंद्रभान जी कुछ पूछना चाहते हैं या चंद्रपाल जी कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको लाइव डॉक्टर साहब से इंटरेक्ट कराएं। और फेसबुक पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पूछें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू कामिनी। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ जैसे ही रोजाना सवालों की लड़ी हमारे साथ लगना शुरू हो जाती है, तो और आज तो हमारे पास जूम पर काफी प्रख्यात लोग हैं, अजीत जी जैसे, और भी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल अजीत जी ने काफी खूबसूरत सवाल, मैं कहूँ तो, जो पूछा था बच्चों की हेल्थ को लेकर, और उन्होंने बताया था कि उनके क्षेत्र में इतने जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव हैं, उनको स्पेशल अभी क्वारंटाइन किया गया है। तो इस तरीके के जमीनी स्तर के सवाल हमें अपनी ऑडियंस से मिलते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे और सवाल हमें अजीत जी की साइड से बच्चों की हेल्थ को लेकर मिलते रहे। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जिनको भी सवाल पूछना हो या अपना सवाल रखना हो, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको यहाँ से मतलब कि डॉक्टर सर से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ टेक्निकली परमिट कर दूं। तो आप लोग सभी अपना हैंड रेज कर लें, और अगर कोई हैंड रेज नहीं कर पा रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी अपना सवाल डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे कल समय कम होते हुए हम लोगों ने कुछ सवालों को छोड़ दिया था, तो कल हमारा फेसबुक लाइव सवाल है कि सर यहाँ पर सोराइसिस की वजह से अगर स्टेरॉइड लेना पड़े तो कोई दिक्कत तो नहीं कर सकता? देखो, कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस, उसमें सोरियासिस भी एक कंडीशन है। तो जो बीमारी की वजह से आप स्टेरॉइड ले रहे हो वो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन थिंग है वो ये है कि आप अपना ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक करते हैं। क्योंकि जो मेजर रिस्क फैक्टर जो अभी सामने आ रहा है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं, वो मेनली जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा आ रहा है, चाहे उनको कोरोना हुआ हो या ना हुआ। तो जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर वो मेजर रिस्क फैक्टर है। जो आप जब भी आप किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, आप उसको कंटिन्यू रखें, वरना आपकी बीमारी है वो क्लियर कर सकती है। बट ये है कि आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखें और नियमित रूप से चेक करें।
थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ रजत रुद्रा जी ने अपना हैंड रेज किया है। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप सभी आप सभी लोगों को रजत पुरस्कार का सादर नमन। मैं इस मुहिम का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि देवेंद्र भाई ने, एम्स ने और हम सभी लोगों ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करी जो शायद इस देश में इतनी जरूरी है, जो शायद हम आम जनता के बीच से जो सवाल नहीं उठ के आ पाते हैं, वो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सर मेरा सवाल है आपसे। सर इस समय वैक्सीन लग रही है चारों तरफ, जैसे कि जी मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं कल अपनी एक फैमिली मेंबर के साथ वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल गया, तो सर वहां पर मैंने ये देखा, कल या परसों का मैंने एक सेशन लिया था, तो उसमें सर ने बताया था, मैं सुन रहा था उसको, कि वैक्सीन का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो वहां के जो वर्कर्स थे उन्होंने ये बताया कि 8 महीने से पहले दूसरा डोज, 8 हफ्ते से पहले दूसरा डोज नहीं लगेगा। जबकि जब मैं सेशन ले रहा था परसों, तो ये बताया जा रहा था कि 28 दिन 6 हफ्ते हफ्ते के का डोज ले लेना चाहिए। तो सर ऐसी कंडीशन में जब हॉस्पिटल खुद कह रहा है कि 8 हफ्ते से पहले डोज नहीं लगेगा, तो क्या ये उचित है? ये मेरा देखो, ऐसा है कि वैक्सीन जो ये कोरोना का वैक्सीन जो अभी मार्केट में आया है, अभी 1 साल मतलब 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए इसके, तो धीरे धीरे इसका पोस्ट जो वैक्सीनेशन है उसका जो एंटीबॉडी सर्विलेंस हो रहा है। तो इनिशियली जो सर्विलेंस हुआ था, जो कंपनीज ने जिन्होंने प्री वैक्सीनेशन ट्रायल किया था, उन्होंने कहा था कि भाई 1 मंथ का इंटरवल 2 डोज में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या धीरे धीरे स्टडीज आ रही हैं, तो उन स्टडीज में कुछ लोगों को ऐसे भी ट्रायल किए हैं कि जिनको इंटरवल मोर देन 4 वीक्स रखा है। तो अभी एक रिसेंटली एक स्टडी निकला था जो काफी अच्छा अमाउंट्स में पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल हुआ था। उसमें यह है कि यदि 8 वीक का ड्यूरेशन यदि रखा जाता है, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, एंटीबॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव होती है और या ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चेंज किया है, अभी रिसेंटली अभी गाइडलाइन चेंज किया है कि जो 4 वीक है उसको 8 वीक कर दिया है। इसलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर जो फॉलो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो कर रहे नहीं हैं। नहीं तो इट इज सर, मेरा 1 मिनट, मैं पॉइंट मेरा कुछ और था कि 28 दिन से 8 हफ्ते के बीच में लगना चाहिए कि 8 हफ्ते के बाद लगना चाहिए? देखो, अभी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, 4 वीक का ड्यूरेशन रखा था, 28 दिन का मतलब होता है 4 वीक। अभी उसको एक्सटेंड करके 8 वीक कर दिया है कि आप 8 वीक बाद सेकेंड डोज लो तो ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ नमित वार्ष्णेय सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हैंड रेज किया है। तो आई रिक्वेस्ट टू नमित वार्ष्णेय सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज। हेलो डॉक्टर मुकेश, हाय। जी नमस्कार सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल ये म्यूकोमार्कोसिस जो है, इसके लिए इसका कारण क्या, ये जो मास्क हम पहन रहे हैं जो धोते नहीं हैं और जो घर के मास्क बने हुए हैं या फिर 3 प्लाई मास्क है, इसका जो लगातार प्रयोग करने के कारण भी ये संभव है, क्या हो सकता है? पहली देखो चीज। हाँ जी। और दूसरा सर, ये जो पेशेंट आईसीयू में जो एडमिट हैं और जो डिस्चार्ज होते हैं, क्या ये इन्फेक्शन का कारण, जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी होती है? देखो, ऐसा है, म्यूकर जो है, म्यूकर एक फंगस इन्फेक्शन है और वो म्यूकर हमेशा हर जगह अवेलेबल है। यानी कि जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं वहां पे भी म्यूकर अवेलेबल होता है। म्यूकर इज मतलब यूबिक्विटस फंगस जिसको बोलते हैं, कि एनवायरनमेंट में हर जगह होता है, पानी, हवा और मिट्टी। तो म्यूकर यूजुअली जो जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है उनको अफेक्ट नहीं करता है। स्पेशली जो लो इम्यून पेशेंट्स होते हैं, उनको, जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, उनको ये बीमारी अफेक्ट करती है। तो पहले भी जब कोविड नहीं था, ये बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन डॉक्टरों को तो पता था, क्योंकि हमारे पास में पहले भी म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स आते थे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है या कोई किसी भी वजह से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, या स्टेरॉइड पे कोई पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह से, उनको ये म्यूकर हो रहा था।
अभी क्या कोविड की वजह से जो मेन सीरियस इलनेस वाले पेशेंट्स हैं उनको हम अभी स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो स्टेरॉइड से थोड़े समय के लिए उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इसलिए ये इन्फेक्शन कवर कर देता है। बाकी सोर्स है, सोर्स का ऐसा नहीं है कि वो सोर्स कहीं से भी आ सकता है, हवा में भी है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है। तो मेन तो ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनको कम से कम ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड दिया जाए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, देखो हॉस्पिटल में जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हर पैथोजन होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल के जो आईसीयूज हैं उनको टाइम टू टाइम स्टेलाइज करते हैं, जिनको हम फॉगिंग वगैरह या जो फॉर्मेलिन होता है उसकी फॉग से उसको बंद करके रखते हैं, बिल्कुल क्लोज टाइट एनवायरनमेंट करके, ताकि दूसरा पेशेंट कोई भी आए हॉस्पिटल के अंदर वो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन ना लेके जाए। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये कोरोना बढ़ा है तो आईसीयू की हालत इतनी बेकार हो गई है कि उसमें आईसीयू में एक पेशेंट के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो आईसीयू की ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि उनको फॉगिंग करने की जो मतलब टाइम मिले, या वेंटिलेटर जो होते हैं उनको क्लीनिंग का टाइम नहीं मिला। तो हाँ, ये यही है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं इस बार। जी। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ अजीत कुशवाहा सर ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, प्लीज मोस्ट वेलकम एंड आस्क योर क्वेश्चन। जी थैंक यू, और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। काफी अच्छी चर्चा रहती है और काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक के बीच में भी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, उनको भी दूर करना है, हमें जागरूक भी करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग उनके बीच से ही लेके आते हैं, और आपके जवाब जो होते हैं उनको हम उन तक पहुंचाते भी हैं। एक सवाल आ रहा था कि इस टाइम कोविड में यंग लोगों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लंग्स का पूरी तरह से, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को ऑक्सीजन का जैसे भी लेने में दिक्कत हो रही है। तो होता क्या है कि जब लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट को भी इफेक्ट पहुंचाता है। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो यंग लोग हैं जिनकी एज 25 साल से या 50 साल के बीच में थी, तो उनमें हार्ट अटैक की भी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो इससे बचाव के लिए थोड़ा सा किस तरह की सावधानियां बरती जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है जैसे ही वो पोस्ट कोविड उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग ठीक होते आते हैं तो वो एक्सरसाइज करना, सारी चीजें कि अरे अब हम ठीक हो गए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें उनके दिमाग में रहती हैं। तो थोड़ा सा इससे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरती जाए, इसको थोड़ा सा जानकारी दें। देखो कोविड है, कोविड जो इन्फेक्शन है वही हाइपर इन्फ्लामेबल और हाइपर कोगुलेबल स्टेट पैदा कर देता है बॉडी के अंदर। तो यदि आपके अंदर पहले से रिस्क फैक्टर है, तो जो स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, या डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है, उनके अंदर रिस्क फैक्टर होता है। जो यंग पेशेंट्स हैं यूजुअली कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं, कुछ में हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, क्योंकि यंग अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि वो कभी अपना कोलेस्ट्रॉल कभी चेक नहीं करवाते, ना डायबिटिक कभी अपना शुगर चेक करवाते हैं, वो सोचते हैं कि आई एम फिट एंड फाइन। तो जब उनको बीमारी होती है, जैसे कोविड हो जाता है, तो वो बीमारी जो प्री एग्जिस्टिंग जो बीमारी एक डोरमेंट स्टेज में होती है, वो एक थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाती है। तो बस वही उसी की वजह से ये जो रिस्क फैक्टर है, एक एमआई का, जो पेशेंट पोस्ट कोविड एमआई होता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट्स जो कोविड के पेशेंट है, वही हाइपर कोगुलेट स्टेज होती है कि जो कोविड जो बॉडीज के अंदर कोगुलेशन फॉर्म कर देता है, वेसल्स जो होती है हमारी, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर क्लॉट बना देता है। तो जो पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, जैसे कि कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं जो इतने ज्यादा सिक हो जाते हैं लेकिन वो घर पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर डोज में जो हम इपेरिन देते हैं, एंटीकोगुलेंट जो देते हैं, वो नहीं मिल पाता है, तो वो बाद में जाके वो फ्लेयर हो जाता है और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। वरना जो पेशेंट यदि हॉस्पिटलाइज रहता है तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो घर जाके उसको हार्ट अटैक आएगी। तो रिस्क फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, कि आप अपने जो भी रिस्क फैक्टर हैं उसको आप मिनिमाइज करो। आपका वेट बहुत ज्यादा है तो उसको ट्राई करो कि रिड्यूस करें। आप स्मोकिंग या हाइपर कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी दवाइयां ले, स्मोकिंग स्टॉप करें। डायबिटीज है कंट्रोल करें, बीपी है तो कंट्रोल करके रखें। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं वो भ्रांति भी बन रही है। तो ये आ रहा था कि जैसे इस टाइम लोग डबल मास्क सजेस्ट कर रहे हैं कि लोग 2 मास्क लगाएं या N95 लगाएं।
कई लोगों का कहना है कि मास्क लगाने से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, या उनको ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। क्या ये भ्रांति है या वाकई में ऐसा कुछ है कि 2 मास्क लगाने से या ज्यादा देर तक मास्क लगाए रहने से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है क्या? देखो, ऐसा है, ये सब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो कुछ भ्रांतियां होती हैं, लोग एक बात को सुन के वो कर देते हैं। हम लोग हैं जो, जैसे कि मैं हूँ, लगभग 1.5 साल से N95 यूज करता हूँ। तो जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो N95 लगा के, और फिर जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, चाहे 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी हो, हम N95 नहीं उतारते, घर आके ही उसको निकालता हूँ मैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कोई हमारे किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ में कभी ऐसा हुआ। और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी भी किया था पल्मोनरी डिपार्टमेंट ने कि N95 से ये CO2 लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लेकिन उस स्टडी में ऐसा कुछ आया नहीं कि जो मास्क लगाते हैं उनका CO2 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो या नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनमें ऐसा कहीं भी नहीं आता है। आजकल तो न्यूज चैनल पे भी दिखाया जाता है कि ये सब भ्रांति है, CO2 रिटेंशन नहीं होता है N95 मास्क लगाने से। तो N95 मास्क लगाने से CO2 रिटेन नहीं होता है। हाँ, ये है कि आप बहुत देर 24 घंटे लगा के रखो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 24 घंटे लगाने का नौबत तो किसी को नहीं आता है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ नमित वाशना सर ने चैट बॉक्स में कोई कुछ क्वेश्चन को पोस्ट किया है। आई रिक्वेस्ट टू सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। नमित वाशना सर, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस। तो मेरा क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था कि ये जो N95 मास्क है, और ये लोग कई बार रीयूज करते रहते हैं, धो के पहनते हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा इसके बारे में आप व्यूज रखें। देखो, जो मास्क है N95 मास्क है, उसका, कोई भी मास्क है, उसका यही है कि 24 घंटे से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है। बस यही हर जगह गाइडलाइंस में भी है, जो कंपनियां मास्क बनाती है उसमें भी यही लिखा होता है कि ये सिंगल यूज मास्क है, आप 24 घंटे से ज्यादा इसको आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास्क की जो एक्सटर्नल सरफेसेस है, तो जब आप मार्केट में जाते हो या कहीं भी एक्सपोज होते हो तो एक्सटर्नल सरफेस पे भी कुछ वायरसेस अटैच हो जाते हैं। तो यदि आप उसको धो लोगे तो उसके जो इंटीग्रिटी है, जो उसका फिल्ट्रेशन पावर है, वो भी कम हो जाता है। तो धोने से तो पूरा मास्क खराब हो जाता है। और ज्यादा देर तक यूज नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा देर यूज करने पे कोई लोग 4-4, 5-5 दिन तक लगातार उसी मास्क को यूज करते हैं, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो आप कपड़े का मास्क और सिंपल एक सर्जिकल मास्क जो कि 10-15 रुपए का आता है, उन दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो वो N95 की तरह काम करता है। तो यदि आपके पास पैसे हैं N95 खरीदने का, तो आप 24 घंटे यदि आपने यूज कर लिया है, आप 2 मिनट के लिए घर से बाहर गए तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए आप मास्क फेंक दोगे, पर यह है कि हाँ, उसको अलग रखें, और उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको कोशिश करें ना टच करें। तो जब भी आप मास्क उतार के लटका दें या धूप में रखें, तो उसके बाद में आप हैंड वॉश कर लें, और जब लगाएं तो केवल इंटरनल सरफेस को ही टच करें, एक्सटर्नल सरफेस को ना टच करें। और ज्यादा बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया है, 24-25 घंटे यूज कर लिया लगातार पहन के, तो उसको यूज ना करें। और धोने से तो मास्क वैसे भी खराब हो जाता है, धो के पहनने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच सर। होपफुली नमित वाशना सर गॉट हिज आंसर। इसी के साथ चंद्रभान सर ने भी कुछ क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाला है। आई रिक्वेस्ट सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए अगर आप सुन रहे हैं तो। चंद्रभान सर, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। शायद नेटवर्क इशू होने की वजह से वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पास आशा दीदी जी का क्वेश्चन भी इन्हीं के साथ आया है, तो जब तक उनका नेटवर्क इशू ठीक होता है तो हम आशा दीदी के पास चलते हैं। यस दी, प्लीज आस्क, वो अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आजकल मोस्टली CBC टेस्ट के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कोविड होने के बाद, जब ठीक हो जाता है लोग रिकवरी की तरफ जाते हैं, तो सर ये क्या है और क्या जरूरी है इसका कराना? देखो, CBC टेस्ट के लिए ये करते हैं कि जैसे पोस्ट कोविड सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आपको कहीं नहीं हो गया, यदि आप कोविड से निकल के बाहर आए हो
जी छाती में निमोनिया वगैरह के चांसेस होते हैं, क्योंकि वायरस है जो अपने लंग्स है उसको डैमेज कर देता है। जी तो यदि आपको फीवर, कफ वगैरह का कंसिस्टेंटली हाई नहीं रहता है तो सीबीसी करवाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जरूरी नहीं है 100% करवाना। यदि आपको सिम्टम्स नहीं है, कोविड से निकल चुके हो, तो सीबीसी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको परसिस्टेंट कफ है, फीवर आ रहा है, तो सीबीसी करवाएं। ओके, मतलब अगर जो नेगेटिव आएगी उसके बाद में हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हमें सीवीसी कराना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यदि आपकी डिजीज परसिस्ट कर रही है, सपोज आपको परसिस्टेंटली कफ आ रहा है या परसिस्टेंटली यस फीवर आ रहा है, तो जी ये है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए सीबीसी रूल करते हैं कि सीबीसी बड़ा हो तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। इसी के साथ चंद्रभान सर ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। देवेंद्र जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि कंट्रोल शुगर और अनकंट्रोल शुगर में क्या अंतर होता है? देखो, ब्लड कंट्रोल शुगर का मतलब होता है कि आपका जो HbA1c लेवल होता है वो लेस देन 6.5 या 6.5 के अराउंड रहना चाहिए। यानी कि यदि आपको बहुत दिन से शुगर है तो 7 से कम होना चाहिए, और यदि आपको अभी 1-2 साल से, मतलब विद इन 5 ईयर्स आपको शुगर हुई है, तो वो 6.5 के अराउंड होना चाहिए। दूसरा है कि आपका, हाँ जी, HbA1c भाई क्या बोलते होता है हैं। सर? हम तो वैसे हम 110, 120, 130 जानते हैं। ओके ओके, 6.5 देखो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लेवल जो बोलते हैं, वो आपका 6 महीने का शुगर का कंट्रोल का स्टेटस बताता है। वो एक टेस्ट होता है, लैब में इजीली अवेलेबल होता है, 200-250 रुपए उसका कॉस्ट होता है। दूसरा ये कि यदि आप फास्टिंग और पीपी के हिसाब से यदि आप कर रहे हो, तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 130-140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। डिफरेंस है। हाँ जी, खाना खाने के बाद जो शुगर चेक करते हैं जिसको हम रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट पेरेंटल, वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हो सकता है तो उसके 140 के अंदर ही रखो। और फास्टिंग का जो कट ऑफ दिया हुआ है वो 125 का दिया हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं कि 130 और 140 से भी नीचे भी है यदि, तो भी वो कंट्रोल माना जाता है। और उसके बाद में 6 महीने का जो ब्लड शुगर है कंट्रोल, उसका एक मार्कर होता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। यदि वो 7 से कम है और 6.5 के अराउंड है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिछले 6 महीने से शुगर कंट्रोल है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अरुण राय जी अभी जुड़े हैं और उन्होंने हैंड रेज किया है, सो डेफिनेटली ही हैज अ क्वेश्चन। यस सर, प्लीज आस्क, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, एंड आस्क। यस गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और मैंने 13 को टेस्ट कराया था और 14 को मेरी रिपोर्ट आई है। तो मुझे ये जानना था कि मैं कब तक मेरा क्वारंटीन पीरियड रहेगा, और जो पीरियड जो होता है वो कब से मतलब उसको काउंट किया जाता है? तो आप जिस दिन से आपको सिम्टम्स आया, जिस दिन आपको फीवर आया है या सोर थ्रोट हुआ है, तो जिस दिन से आपको फीवर ऑनसेट हुआ है आपको, वो उसको आप स्टार्टिंग टाइम लेना है। और यदि आपको माइल्ड इलनेस है, मतलब कभी सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, भगवान ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो, और आपको जैसे अभी छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने आप को 10 दिन तक आइसोलेट करके रखना है अपनी फैमिली से। 10 दिन के बाद में आप मिल सकते हो। और यदि जो पेशेंट सीरियस होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनका हम बोलते हैं कि मोर देन 20 डेज तक। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट एक्चुअली जो होते है क्या हैं, डॉक्टर साहब मेरे ना बोलिए बोलिए। जी सर, एक्चुअली मेरे फादर 11th को ना मतलब डेथ हो गई थी, हाँ ड्यू जी, टू हाँ जी। मतलब वैसे उनका शुगर और मतलब बीपी वो था, लेकिन जैसे ही हम मतलब हॉस्पिटल गए, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तो हमने 9th को उनको एडमिट कराया रात को 10 बजे के आसपास, और मतलब अब रात में 12 बजे 12:30 बजे मतलब अपना 10 तारीख को एक्सपायर हो गए। तो मतलब वहाँ पे वही हुआ कि वही ठीक है, वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ओके, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा किया था, उनको सिम्टम्स मेरे क्या आए थे, हल्का सा गले में मेरे खराश थी और कुछ नहीं था। तो हमने 13 को मतलब पूरी फैमिली का टेस्ट कराया, क्योंकि मतलब बॉडी हम नहीं लाए थे फिर भी घर में, लेकिन फिर भी हमने जी, टेस्ट कराया, तो मतलब सारे लोग नेगेटिव थे, मेरा पॉजिटिव था। ओके। और मेरा जो सीटी लेवल जो था वो 32.5 था। 32.5 तो आज मेरे को सीटी 9वां वैल्यू। 10वां दिन हो गया, मैं दवाई खा। जी देखो, आपका जो यस सीटी सिटी वैल्यू है वैल्यू। ना, वो 32
32.2 था। तो मतलब ये है कि आपके 32.5। हाँ 32.5 का मतलब ये है कि आपके बॉडी के जो वायरस का जो अमाउंट है, सीटी वैल्यू बोलते हैं वायरस अमाउंट कितना है, तो वो बहुत कम है। 35 पे हम नेगेटिव मान रहे हैं आजकल का जो है ना, सीटी वैल्यू मोर देन 35 को नेगेटिव डिक्लेयर किया जाता है। तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, मतलब कि आप नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है कि बॉडी के अंदर वायरस जो आपके एंटर हुआ है बहुत कम अमाउंट में एंटर हुआ है। तो होपफुली आपको कोई सीवियर इलनेस नहीं होगी, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितना सीटी वैल्यू के साथ है। क्योंकि जिनका सीटी वैल्यू 15 या 10 होता है उनको ज्यादा सीवियर इलनेस होगी, उनके अंदर बहुत ज्यादा वायरस। सीटी वैल्यू एक साइकिल वैल्यू होती है कि जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट करते हैं उसमें साइकिल रन करते हैं कि 10 साइकिल रन करने, मतलब जितना कम साइकिल रन करने के बाद में वायरस, हाँ वायरस डिटेक्ट हो गया है तो उसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ज्यादा वायरस है। और आपका है कि 35 32 साइकिल रन करने के बाद में जाके वायरस डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब वायरस की अमाउंट आपके बॉडी के अंदर बहुत कम है। मेरे को भी सर मतलब सिर्फ वो थोड़ा सा गले में होता, बाकी मैं तो जब से ठीक ही हूँ। नहीं फीवर है, फीवर तो वगैरह नहीं है। दोबारा रीटेस्ट कराना चाहिए? देखो नहीं रीटेस्ट सर कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब सिर्फ वो गले में जो थोड़ा जो अभी रीटेस्ट का है कि रिकमेंडेशन तो ऐसा कुछ है नहीं। और 10 दिन आप आइसोलेट रहिए, 10 दिन के बाद में आपके बॉडी के अंदर वायरस नहीं रहेगा। आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो 3 दिन तक लगातार एसिम्प्टोमेटिक है तो 10 दिन के बाद में आपको आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं। और रीटेस्ट करवाने का कोई वो नहीं है, रीटेस्ट नहीं करवाओगे क्योंकि कई बार वायरस जो डेड वायरस है तो वो भी पॉजिटिव शो करता है बॉडी के अंदर। तो पॉजिटिव आएगा तो फिर आप ज्यादा और घबरा जाओगे, तो रीटेस्ट ना करें तो बेटर है। क्योंकि जो आरटीपीसीआर है वो वायरस डीएनए डिटेक्ट करता है, वो ये नहीं बताता कि बॉडी के अंदर वायरस डेड है और अलाइव है। तो यदि सिम्टम्स नहीं है पेशेंट, हाँ तो अलाइव नहीं होगा, डेड ही वायरस रहता है। क्योंकि अलाइव वायरस होता है वो सिम्टम्स जरूर प्रोड्यूस करता है। जी Thank you so much, sir. Hopefully, thank you so much for your advice. Thank you so much, sir, for asking your question, and hopefully you got your answer. So we wish good health to you. आप जल्दी से रिकवर हो जाएं. Yes, yes. And हम इसी के साथ दूसरे सवालों के पास Thank चलते you so हैं. much. हमें पी आंगलन सर ने सवाल पूछा था कल. उनका सवाल था कि सर why the people with dysabetic is affected by the black fungus the most? देखिए because of black fungus, the food of black fungus is the iron and sugar. If blood contained more amount of sugar, so it is a fertile land for the black fungus or mucor. So those patients who have uncontrolled blood sugar or high level blood sugar are more prone to develop the mucormycosis. थैंक यू सो मच सर. शिखा शर्मा जी के पास से हमारा एक सवाल आ रहा है सर. गुड इवनिंग सर. आई गॉट वैक्सीन फर्स्ट जैब मैंने 7th of May को लिया था, एंड स्टिल टुडे आई हैव fatigue and fever. What should I do then? So if you have only fatigue, then you don't worry, because of post-vaccination fatigue is noticed in all most of patients. But if you have fever, you have to go and test the cause of fever. After so many days, the cause of fever will be not due to the vaccination. That may be other cause, maybe the secondary bacterial infection or some UTI or other infection. So you have to consult your local physician, and please try to make your diagnosis, because of long-term fever, more than 15 days or more than 10 days, never happens in case of vaccination. थैंक यू सो मच सर. इसी के साथ हमारी लाइव ऑडियंस ने जो सवाल किया है, शिवांगी जी ने सवाल किया है सर, व्हाट आर द सिम्टम्स टू लुक आउट फॉर ब्लैक फंगस? The symptoms of black fungus means mucormycosis. Usually it affects our paranasal sinuses, nose and the adjacent sinus, eyes and brain usually, but it can affect every organs of the body. But usually it affects the paranasal sinus. Usually we feel that patients having a blockage of the nose, and there is a rusty or black colors nasal discharge. Then there will be some swelling over the eyes or swelling over the nose, blackening of the eyes, and there is maybe the swelling of the cheek, loss of sensation of the area around the face,
these are the symptoms. If patients the fungus grows and enter in the brain, that patient may have CVA like picture, मतलब उसको CVA भी हो सकता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम में भी पेशेंट हो सकता है. So these are the common symptoms of the mucormycosis. Usually affect the paranasal sinus. If it can affect all the lungs, so it may develop the pneumonia. It may affect skin. So there is a induration, white or black induration over the skin. So usually it affect the paranasal sinuses and eyes most probably. थैंक यू सो मच सर. सर जैसे कि कोविड में कुछ लोग हैं जिसका डायबिटिक है जो, या फिर कुछ और उनको एक्स्ट्रा हेल्थ इश्यूज है, सो दे आर ऑन हाई रिस्क इन COVID-19. सो इज देयर इज एनी पर्टिकुलर कैटेगरी हु आर ऑन हाई रिस्क इन ब्लैक फंगस? Yes. So black fungus is uncontrolled diabetes is a major common risk factor. And those patients who are taking steroid to other causes may also having the chances of black fungus. And patients who are immunocompromised or immunosuppressive therapy, they are also the high risk factor for the mucormycosis. Especially जो अभी पेशेंट्स अभी हमारे पास में आ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज जो पेशेंट्स होता है ना, उसको अभी पता होता है कि मेरे को शुगर है, तो वो अपना शुगर चेक करता है. एक्चुअली में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं, एक बॉर्डर लाइन उनका डायबिटिक शुगर होता है, तो जब उनको कोविड हो जाता है तो उस टाइम पे उनका शुगर बढ़ता है, तो डॉक्टर से वो हिस्ट्री पूछते हैं. हम जो पेशेंट्स होते हैं उनसे एक बार हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको डायबिटीज है, तो दे डिनाइड कि हमको डायबिटीज नहीं है. तो उस टाइम पे इन हॉस्पिटल उसका ब्लड शुगर जितना हम बढ़ता है तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन क्या होता है कि पेशेंट वो प्री डायबिटिक होते हैं, उनको डायबिटीज पहले से होता है एक्चुअली में, लेकिन वो अभी कभी चेक नहीं करवाते हैं. तो वो पेशेंट घर जाके अपना मॉनिटरिंग नहीं करते हैं. हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई जब आप स्टूडेंट पे हो, आपका हॉस्पिटल के अंदर इतना शुगर रहा है, हम आपको ये दवाई देते हैं और आप अपना शुगर मॉनिटर करना. पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने गलत बोला है कि मेरे को डायबिटीज है ही नहीं, क्योंकि पहले कभी था ही नहीं, तो अब कैसे डेवलप हो सकता है. तो वो पेशेंट नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और उनमें ज्यादा चांसेस हो रहे हैं. उनमें ज्यादा पेशेंट हैं जो म्यूकर लेके आ रहे हैं. डायबिटिक पेशेंट को पता होता है कि मेरा शुगर अनकंट्रोल है, तो वो अपना शुगर चेक करते हैं, उनको रूटीन फॉलो करते हैं. वो उनको पता होता है कि शुगर बढ़ने से उसको सिम्टम्स आते हैं या जो भी प्रॉब्लम होती है. जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पहले से डायबिटिक था, उन्होंने कभी अपना चेक नहीं करवाया. इन हॉस्पिटल बहुत से डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि स्टेरॉइड की वजह से इनका डायबिटीज मतलब शुगर बढ़ा होगा, तो स्टेरॉइड के बाद नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली में वो डायबिटिक होते हैं, तो उनमें ज्यादा रिस्क फैक्टर. और अभी जो पेशेंट्स मैक्सिमम आ रहे हैं वही आ रहे हैं जो नेग्लिजेंस की वजह से. थैंक यू सो मच सर. आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, क्या उनमें भी ब्लैक फंगस पाया जा सकता है? Who are very newborn babies? आई थिंक ऐसा अभी तो कोई केस रिपोर्ट नहीं किया हमारे इंस्टीट्यूट में, और इतना न्यूबॉर्न के बारे में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि न्यूबॉर्न का इतना नॉलेज नहीं है. सॉरी फॉर दिस. इट्स ओके सर. हमारे साथ एडवोकेट राजकिशोर सर जुड़े हैं अभी, और वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. आई रिक्वेस्ट टू राजकिशोर सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली, वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी फिलहाल हम सुन रहे हैं कि बिहार में सफेद फंगस फैल रहा है, कुछ लोगों में आया है, तो सर ये ब्लैक फंगस जैसा ही है या फिर कुछ अलग है? तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखो, जो फंगस होते हैं ना, उसका जो पिगमेंट प्रोडक्ट करते हैं ना, उसके हिसाब से इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फंगस बोलते हैं. तो जो व्हाइट फंगस है वो कैंडिडा स्पीसीज होती है, कैंडिडा जिसको बोलते हैं. तो यूजुअली वो व्हाइट पैच बनाता है बॉडी के अंदर, यूजुअली माउथ, नोज और जेनेटिलिया को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, तो उसको व्हाइट फंगस बोलते हैं. फंगल इन्फेक्शन वो सेम है. तो कैंडिडा थोड़ा होता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होता है, इन्वेजिव नहीं होता है, वो एंजियो इन्वेजिव नहीं होता, मतलब वेसल्स के अंदर नहीं जाता है. कैंडिडा होता है लोकली, जैसे मान लो किसी ने स्टेरॉइड इनहेलेशन ले रहा है तो उसकी टंग और माउथ के अंदर व्हाइट व्हाइट पैच बन जाएंगे. तो वो सिंपली है कि वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है. उसको कैंडिडा को व्हाइट फंगस बोल रहे हैं आजकल जो भी है ना. और जो म्यूकर होता है उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं. वरना ब्लैक फंगस दूसरी स्पीसीज में मानी जाती है, जिसको ब्लास्टोमाइकोसिस और माइसिटोमा बोलते हैं. पर म्यूकर को कॉमनली अभी इंडिया में ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है.
लेकिन व्हाइट फंगस कैंडिडा होता है वो लेस एग्रेसिव होता है, लेस इन्वेजिव होता है, इजीली कंट्रोलेबल होता है। और कैंडिडा तो अब जो किसी को भी हो सकता है, यदि हम ज्यादा देर तक पानी वगैरह या मॉइस्चराइजर में रहते हैं तो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। जो कॉमन जो रिंगवर्म होता है उसके सिंपल, रिंगवर्म भी एक फंगल इन्फेक्शन है, जो दाद होता है ना वो भी एक फंगस इन्फेक्शन होता है। वैसे ही कैंडिडा होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे चिपकता है, जो हमारे जेनेटेलिया होते हैं या माउथ होता है, नोज होता है, तो उसको व्हाइट फंगस बोलते हैं। Thank you so much, sir. Hopefully, Rajkishore sir got his answer. सर हमारे साथ गितेश राठौर अभी जुड़े हैं और उनका सवाल है कि सर व्हाट विल हैपन इफ समवन गॉट वैक्सीनेटेड सेकंड डोज बिफोर द डेट? बिफोर द सेकंड डोज डेट और इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया है और उनका सेकंड डोज का जो डेट है उन्होंने उस डेट से पहले सेकंड डोज ले लिया है। Okay. So the problem is that the recent studies of both vaccine, Covishield and Covaxin, is came in the published, and they shows that if you are delaying the duration between the two doses, so more delay in the duration between the two doses is the more potent development of the antibody. तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी जो स्टडीज है यही बोल रहा है कि जितना आप डिले करो, तो अभी जो आई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसने 8 वीक कर दिया कि मोर देन 8 वीक पे आप डोज लो। लेकिन इससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने, जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा वो 4 वीक्स पे ही लगा, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है, तो एंटीबॉडी डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने 8 वीक पे लगाया है तो उनसे ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चेंज करके 8 वीक कर दिया है। Thank you so much, sir. And I have one more question. That yesterday मैंने अपना वैक्सीन का पहला डोज लिया था, और अभी मुझे फीवर भी है, एंड अलोंग विद दिस फीवर के साथ मेरी बॉडी एक भी बहुत है। तो बॉडी एक के लिए एंड फीवर के लिए तो सिर्फ एक PCM लेना इनफ है, आप शुड आई प्रेफर समथिंग एल्स? नहीं, देखो, बॉडी पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर एंड सिम्टम्स ऑफ URI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आर कॉमन. So we advise only take paracetamol and lot of fluids, and you have to take rest of 1 or more 2 days. It may be fine in 2 or 3 days. So paracetamol is very effective in post vaccination fever and body pain. So if you have pain and body pain or fever, you can take paracetamol twice a day. Okay, sir. Sir, 650 mg will be okay? 650 mg is the adult dose. If your weight is less, so 500 mg is also okay. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे अरुण राय जी ने फिर से अपना हैंड रेज किया है। आई थिंक सो ही हैज वन मोर क्वेश्चन। ये सर आपके पास सवाल है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अरुण राय सर, अगर आप सुन रहे हैं। जी जी, प्लीज आस्क। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पता करना था, मेरा जैसे क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैं वैक्सीनेशन कब ले सकता हूँ? वैक्सीनेशन के जो अभी गाइडलाइन आई रही है वो है कि पोस्ट जब आपका क्वारंटाइन खत्म होता है, यानी कि 10 दिन के बाद में, उसके बाद में 4 मंथ का ड्यूरेशन आया अभी कि इन्फेक्शन के 4 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, जो यदि आपको सीरियस इलनेस नहीं हुए तो, और अब यदि आपको माइल्ड इलनेस है, जैसे आपको 10 दिन आपको अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 4 वीक बाद ले सकते हैं। मतलब 1 महीने बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। 4 वीक ले सकते हैं। हाँ, आपको कोई इलनेस नहीं हुई है, इतना सीरियस नहीं है, भगवान ना करे कि अभी कुछ हो, लेकिन आप 4 वीक बाद दे सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं हुई है। तो आप क्वारंटाइन पीरियड जैसे 10 दिन का काउंट करके उससे 10वें दिन से आपको 4th वीक के बाद लेना है, यानी 28 दिन बाद में लेना है। तो मेन ये मान के चलो कि जब आपको 10 दिन हो जाए उसके 1 महीने बाद आपको वैक्सीन ले सकते हो आप, लेकिन आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर साहब दूसरी। हाँ जी, कोविड हुआ था। डॉक्टर साहब, मुझे पता करना, जैसे आज मेरा 10वां दिन है तो मैं दोबारा मेडिसिन, मतलब मुझे मेडिसिन खानी चाहिए कि मैं स्टॉप कर दूं? नहीं, आप कौन सा मेडिसिन खा रहे हैं वो भी बता दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, एक तो मतलब विटामिन का था, मल्टीविटामिन, विटामिन सी एंड जिंक। जी।
बस यही तो था, और एक खांसी सिरप दिया था बस। ठीक है, तो विटामिन और जिंक आप कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब 15-20 दिन तक, उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि अभी से बंद कर दे तो आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 15 to 20 days आप कंटिन्यू रख सकते हो, और यू वांट टू स्टॉप तो यू कैन स्टॉप, नो हार्म। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एडवोकेट राजकिशोर जी हैं जो जुड़ चुके थे हमारे साथ, और अभी एक और सवाल उनका हमारे पास आया है गर्भवती महिला और लैक्टेटिंग मदर को लेकर। सो आई रिक्वेस्ट टू एडवोकेट राजकिशोर सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली, बिकॉज आप ज्यादा अच्छे से अपने सवालों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट। यस प्लीज जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्भवती महिलाएं सिर्फ वो कितने महीने तक वैक्सीनेशन ले सकती है, अगर ले सकती हैं तो, यानी गर्भ ठहरने के बाद में, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो गर्भ मतलब डिलीवरी होने के बाद में कितने महीने बाद में वैक्सीन ले सकती हैं? देखो, जो अभी जो लेटेस्ट इंडिया की गाइडलाइन है, आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है ना, उन्होंने लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वैक्सीन को अलाउड किया है, अभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को अलाउड नहीं किया है। तो प्रेगनेंसी इज ए एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन अकॉर्डिंग टू द टिल डेट रिसेंटली गाइडलाइन, बट इन लैक्टेटिंग वुमेन इफ यू डिलीवर द चाइल्ड यू कैन गेट वैक्सीनेशन। क्योंकि मेन प्रॉब्लम है जो बच्चा होता है उसमें क्या इफेक्ट आएगा वैक्सीन का, वो अभी स्टडीज नहीं हुआ अपने इंडिया में, तो अभी नहीं हुआ है। वेस्टर्न में ये स्टार्ट हो गया है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी वो ट्रायल कर रहे हैं। बच्चे होते हैं जो लेस देन 5 years होते हैं उनमें भी ट्रायल कर रहे हैं, लेस देन 18 में भी ट्रायल स्टार्ट हुआ है। इवन दैट यूएस में तो लेस देन 18 में वैक्सीनेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में अभी ऐसा कोई ट्रायल नहीं हुआ। इंडिया में जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं वो पहले कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, लेकिन जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये था कि ये वायरस का जो वैक्सीन का जो है वायरस या जो भी कंटेंट है वो मदर्स के मिल्क में सिक्रेट नहीं हो रहा, तो वो सेफ है लैक्टेशन में। तो लैक्टेशन में तो आप जब भी आप बच्चा डिलीवर कर दो तो लैक्टेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो आप डिलीवरी के बाद तुरंत का बाद कभी भी ले सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी में अभी अलाउड नहीं किया है। सर इसमें मेन दिक्कत सर ये है, जैसे प्रेग्नेंट होने का सर 1-2 महीने तक तो पता ही नहीं चलता है, हाँ तो उस वो दौरान है अगर कि लग जाए तो? नहीं, वो ही है कि आपको बेटर है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए तो बेटर रहेगा। यदि कोई चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल यदि वैक्सीनेशन के लिए जाती है तो बेटर है कि वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो 3 months जो 4 months होते हैं, वो बच्चे का डेवलपमेंट का एज होता है जो उसमें। तो हो सकता है कि वो वैक्सीन उस पीरियड में अफेक्ट करे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो जो मेन क्रिटिकल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो फर्स्ट 4 week होता है, जो फर्स्ट 4 month और 4 weeks जो होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं 4 month वाला, उसको ही है कि उसमें ज्यादातर ड्रग्स से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। उसके बाद में बच्चे का जब फुली डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद में बच्चा ग्रो करता है, केवल साइज बढ़ता है, ब्रेन वगैरह सब डेवलप्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादातर मेडिकेशन अलाउड की जाती है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि 1-2 महीने में पता नहीं लगता, तो जितनी भी चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल्स हैं जो प्रिकॉशन नहीं यूज कर रही हैं या यूज भी कर रही हैं, तो उनको वैक्सीन लेने से पहले कम से कम ये कंफर्म करना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। सो प्लीज सभी को एडवाइज किया है कि जो भी वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। सर इसमें एक मेन दिक्कत ये आएगी कि जिस महिला ने प्रेग्नेंट होने से पहले फर्स्ट डोज ले ली है तो सेकंड डोज कब लेंगी वो? क्योंकि सबके मन में ये एक संदेह रहता है कि हमारा तो 9 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है सेकंड डोज के बीच में, तो अब हम क्या करें? नहीं, आप यदि आप फर्स्ट डोज लिए हैं वैक्सीन का, देखो स्टडीज ने ये बोला है कि वैक्सीन का प्रेगनेंसी में ट्रायल नहीं हुआ है। प्रेग्नेंट विमेन में वैक्सीन का इफेक्ट क्या होगा अभी तक नहीं पता। तो यदि आपने पहला डोज ले लिया है तो उसका इफेक्ट तो आपके बॉडी के अंदर रहेगा ना। तो आप तो एक तरह से प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी, कि आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यदि एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो जाते हो तो यू हैव टू वेट कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप एक ट्रायल में आगे ऑटोमेटिकली, मतलब आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है एक तरह से। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन यदि आपने वैक्सीन लिया है तो एटलीस्ट आप 8 week तो वेट कर सकते हो। और यदि आप वैक्सीन ले लिया है उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गया तो फिर आप वेट करो कि क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि अभी तक तो कोई ट्रायल हुआ नहीं है। हो सकता है आप ट्रायल के फर्स्ट पार्ट हो कि आपका देखा जाए कि आपके बेबी को क्या इफेक्ट होता है।
ओके सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे पास और क्वेश्चन जुड़े हैं। सर हमारी ऑडियंस का सवाल है कि इज देयर लिंक बिटवीन फेलियर टू कंट्रोल शुगर लेवल एंड ब्लैक फंगस? Yes, we already discussed about this. That is the strong association between the uncontrolled blood sugar and mucormycosis. थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन जुड़ा है गीतेश राठौर जी का। सेम उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 एंड फ्लू? So I think last session we also discussed about this. Flu and COVID-19, the symptoms are the same. So you have to test if you are exposed with someone else, or you are in pandemic area, just such as अभी हम इंडिया के pandemic area में है, तो every flu considered as a COVID-19. तो दोनों के क्लिनिकल फीचर सेम होते हैं, दोनों के जो लक्षण होते हैं हिंदी में जिसको बोलते हैं वो सेम ही होते हैं। तो until otherwise proven, every flu considered as a COVID during the pandemic period. Thank you so much sir. Here we are getting one more question from Maisa Masi. उनका क्वेश्चन है कि सर can mosquito spread COVID-19? No, there is no evidence that mosquito can spread COVID-19. Thank you sir. Next है sir, black fungus is communicable or not? ब्लैक फंगस इज कम्युनिकेबल, नॉट कम्युनिकेबल ह्यूमन टू ह्यूमन। मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो या तो हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू हो सकता है, पर ये नहीं है कि वायरस के थ्रू ये उड़ के दूसरे बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये कम्युनिकेबल नहीं है। इट्स बट ब्लैक फंगस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट, एयर, dust or water, so you can get from anywhere, but is not communicable one person to other person. Thank you so much sir. I have one more question sir. After vaccination body में काफी weakness जैसा फील होता है, तो ये कॉमन है कि वैक्सीनेशन के बाद बॉडी में वीकनेस फील होना, और इज इट एनी मेजर इशू? Yes, it's a common after vaccination. Some patients develop generalized weakness, and some patients develop fever also. So generalized weakness may persist up to the 15 days. Post-vaccination trial it shows that but is not dangerous, or it may not harm to you. But it's a simple generalized weakness or tiredness may persist up to the 10 to 20 days. Thank you so much sir. Here we are getting one more question. Does nicotine and caffeine use affect any chance of COVID-19? No, there is no study direct or correlation with the nicotine and smoking, but smoking affect the lungs. So this is a risk factor that smokers are getting more in damage of the lungs if they develop COVID pneumonia. But there is no direct association. Studies done in that case smoking is protective or it is dangerous, or nicotine is protective or dangerous. थैंक यू सो मच सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। मेरे को किसी ने कल बोला था पूछने के लिए, एक सवाल था कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो पॉजिटिव होने के बाद पीपल आर सेइंग कि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, तो उनका एक ये काफी बड़ा मिथ है कि पॉजिटिव अगर आप हो गए हैं उसके बाद रिकवर होने के बाद वी हैव एंटीबॉडीज, तो उस समय हमें खुद के लिए वैक्सीनेशन नहीं प्रेफर करना चाहिए। सो ये जो मिथ्स रिलेटेड टू वैक्सीनेशन घूम रहे हैं, नॉट ओनली दिस मिथ, देयर इज अ मेनी मोर मिथ्स। कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में जब वैक्सीन डेवलप नहीं हुए थे, उससे पहले इंडिया में भी और वेस्टर्न में भी लोगों ने ट्रायल स्टार्ट किए थे कि जिन को वैक्सीन जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था उनकी एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। तो जब बॉडी एंटीबॉडी टेस्ट किया गया है, जो जिनको माइल्ड इलनेस हुआ है, यानी कि केवल आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे और उनको इलनेस नहीं हुआ था, तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं था। लेकिन जो सीवियर इलनेस वाले थे पेशेंट, उनके बॉडी में एक हायर एंटीबॉडी टाइटर था। लेकिन जो नेचुरल इन्फेक्शन की बॉडी का जो स्टडी किया गया कि वो 3 मंथ से ज्यादा बॉडी के अंदर नहीं रहता, 3 मंथ के बाद में आपको रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है।
वैक्सीन का ये है कि वैक्सीन का एक लॉन्ग टर्म पोटेंसी होती है, जो आपको एंटीबॉडी डेवलप होता है बाय ड्यू टू द वैक्सीन, बिकॉज एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके उसका एक मॉडिफाइड करके उसको वैक्सीन बनाया गया है, ताकि उसका है कि कम से कम 1 साल तक प्रोटेक्शन रहे। तो नेचुरल इन्फेक्शन का ये है कि 3 मंथ्स के बाद में केस रिपोर्टेड है कि जो पोस्ट इन्फेक्शन 3 मंथ्स के बाद में रिपीट इन्फेक्शन आज कंफर्म। रिपीट इन्फेक्शन इन पे भी हुए हैं कि जो वैक्सीन हुआ उनको भी इन्फेक्शन हुए हैं, लेकिन ये बोला गया है कि भाई जितनी भी स्टडीज हैं कि वो पोस्ट वैक्सीनेशन जो है एंटीबॉडी ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहती है और नेचुरल इन्फेक्शन से कम देर तक रहती हैं। तो बेटर है कि आपको वैक्सीन इन्फेक्शन हुआ है तो आप वैक्सीनेशन लें। तो गवर्नमेंट और जो जितने भी साइंटिफिक गाइडलाइन हैं वो यही बोलती हैं कि आप पोस्ट कोविड के बाद में भी आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जो अभी है कि स्ट्रेन अलग अलग स्ट्रेन के अलग अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है, और जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है आपको पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी डेवलप देगा कि आपको एक स्ट्रेन से हुआ था उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे कोई दूसरा स्ट्रेन आ जाए तो एंटीबॉडी उस स्ट्रेन का आपके बॉडी के अंदर नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच सर। समय कम रहते हुए हम एक आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं आशीष जी की साइड से। आशीष जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आशीष जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपने सवालों को डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछिए। हाँ जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर हमारे यहाँ बच्चे हैं सर 3 से 4 साल के, तो इनका वजन एज के हिसाब से कम है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखी जा सकती है? बच्चों का वजन मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है जी, एज से कम है सर। देखिए यदि बच्चों का वजन नहीं होता तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन जो फेलियर टू थ्राइव जिसको बोलते हैं, वो यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें वो न्यूट्रिशन ही होता है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर जिस बच्चे के हिसाब से दीजिए, उसको प्रॉपर अमाउंट में उसको प्रोटीन जाना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में उसमें फैट कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, या फिर सेकेंडरी होता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये होता है कि हेलमिंथिक इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, जो जिनको हम कीड़े बोलते हैं, पेट के अंदर कीड़े होते हैं बड़े बड़े, वो बच्चों को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। जी। वो तो एक यूनिवर्सल प्रोग्राम भी चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल बच्चों में कि सबको पिलाई जाएगी जो जिसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल पिलाए, सिरप पिलाते हैं। तो यदि एक बार वो ट्राई कर लो, एल्बेंडाजोल सिरप अवेलेबल होती है हर मार्केट में। सर जी मैंने दिखाया था उसके लिए, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे न्यूट्रिशन की ही डोज दी थी, वही सलाह दी। तो मेन तो वही है, फेलियर ऑफ थ्राइव का मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि इंडिया में जो हम भी जो एडल्ट डोज में देखा जाए ना, तो हमारे को रिक्वायरमेंट चाहिए ना प्रोटीन का, उतना प्रोटीन हमारे जो नॉर्मल फूड्स होता है ना उसमें नहीं होता है। जी। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हेल्दी फूड और हेल्दी प्रोटीन वगैरह, पनीर वगैरह या चिकन मटन जो भी खा सकते हैं वो मिलता है तो उनका ग्रोथ और वेट जल्दी बढ़ेगी। सर प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी के लिए क्या किया जा सकता है इनको? बस वही। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर वही न्यूट्रिशन है? हाँ इम्यूनिटी के लिए वही है, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्यून जितने भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है वो प्रोटीन की वजह से ही बढ़ती है। जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं वो उनको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो बॉडी में यदि प्रोटीन डेफिसिट होगा तो इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज और इम्यूनिटी दोनों, न्यूट्रिशन दोनों इम्पोर्टेंट है। सर एक 7 साल का बच्चा है हमारा, और ये 2 दिन से फीवर से उब रहा है, और इसके मुंह में सर छाले पड़े हैं। बच्चे को? जी। ओके, तो मुंह में छाले हो रखे हैं तो वो भी ज्यादातर जो मुंह में छाले होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होते हैं। तो विटामिन के सप्लीमेंटेशन आते हैं, वो आप ट्राई कर लो। और फीवर का कॉज तो देख लीजिए कि उसको क्या फीवर है। बच्चों में मोस्ट कॉमन वायरल फीवर ही होता है। सॉरी, यस यस सर फीवर नहीं है, 24 घंटे फीवर नहीं है उसे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बच्चों में यही होता है कि वायरस फीवर होता है। बी फीवर यदि परसिस्टेंटली रहता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाओ, और यदि एक बार आया है तो रहने दीजिए, अभी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। जी।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आज हमने काफी सारे लोगों को सवाल को लेते हुए काफी सारे सवालों को लिया और उनको जानकारी दी, एक सही सूचना उन तक पहुंचाई जो शायद वो हम तक न रहकर काफी सारे लोगों तक जाएगी, क्योंकि आज जूम के माध्यम से जो हमारे पास लोग जुड़े हैं भारत के कोने कोने से, वो इसको अपने राज्यों तक, अपने क्षेत्र तक, अपने गांव, अपने जिलों तक लेकर जाएंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि ये सूचना केवल यहाँ तक न रह जाए। तो और आगे स्प्रेड करने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, शायद उतनी ही तेजी से हमारा जो देश है, जो नेशन जिस दौर से गुजर रहा है, उससे काफी जल्दी उभरेगा। क्योंकि एक सही सूचना काफी सारी चीजों को खत्म कर देती है। क्योंकि जैसे कि देवेंद्र सर का मानना है कि जब रास्ते पता चल जाते हैं तो सफर छोटा हो जाता है। तो अगर सही सूचना लोगों को मिल जाएगी तो शायद इस सूचना से, इस दौर से हम बहुत जल्दी उभरेंगे। तो आई रिक्वेस्ट देवेंद्र सर, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर साहब का वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप जरूर आए जी। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतने मेरे कोट्स मुझे याद नहीं होंगे जितने कामिनी ने रट के रखे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा कामिनी। ये मानना है कि जब रास्ते पता चल जाते हैं तो सफर छोटा हो जाता है, हमें जाना कहीं और होता है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं भटकाव में, और उसी भटकाव के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि असल में क्या करना है। तो डॉक्टर साहब, आपका जो रास्ता दिखाना, आपका सही ट्रीटमेंट बताना, सही प्रिकॉशंस बताना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर के जागरूक करना, और खासकर एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में हर व्यक्ति डिप्रेस्ड है, तो हर व्यक्ति भटका हुआ है। जब व्यक्ति डिप्रेस होता है तो उसे वैसे ही नजर नहीं आता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो जो ये ब्लैक फंगस जो कोरोना के पोस्ट कोविड लोगों को जो हो रहा है और जिस पर आपने आज चर्चा की, मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लैक फंगस और चल रहा है समाज में, जहां पर आदमी बिना देखे कुछ भी कर रहा है। तो जो बिना देखे कुछ भी कर रहा है, उस फंगस को भी हमें किल करने की जरूरत है। और ये जो आपका एफर्ट है, आई रियली सैल्यूट सर, and I am thankful to Dr. Santosh. I'm thankful to Dr. Ravikant साहब, and I'm thankful to you also sir. आपकी वजह से हजारों लोगों को रास्ता दिख रहा है। उनका सफर सिर्फ इसी बारे में छोटा होगा कि कम से कम कोविड की जो जंग उन्हें जीतनी है, जिन लोगों को हो चुका है उनको, और जिनको नहीं हुआ है उनको बचने की जो जंग है, क्योंकि बचाव भी एक जंग है आज की डेट में, तो जल्दी पूरी हो जाएगी सर। और पूछना है तो सूचना है, तो हम पूछते रहेंगे तो हमें सूचनाएं मिलती रहेंगी सर, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच अजीत जी, प्रभुलिंग बिरादर जी, कामिनी जी, आशा दीदी, सभी लोग हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं सर। ये आपकी वजह से हमारी फैमिली बन गई है यहाँ पर। जो फैमिली थी, लेकिन सब लोग अब ऐसे जुड़ गए हैं कि डेली शाम को 5 बजे वेट करते हैं कि बस हम वर्चुअली चाय नहीं पिला सकते, नहीं तो हम चाय और स्नैक का भी इंतजाम करते। तो कल से एक फोटो शेयर करनी हम शुरू कर देंगे वो सब भी। बट इज अमेजिंग सर, अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू ऑल।